नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना नैयर और देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। जिन मुख्य खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है जनादेश से जुड़ी खबरें, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जहां तेजी पकड़ चुका है, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सभी राजनीतिक पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बात होगी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी होने, उसको लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहने वाली है। इसके अलावा आज विश्व पर्यटन दिवस है, इससे जुड़ी खबरें भी होंगी। संवाददाताओं से जोड़ेंगे आपको और उनसे सारी जानकारी आप तक साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की हेडलाइंस के साथ। आंध्र प्रदेश में गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के नेतृत्व में एसआईटी करेगी तिरुपति लड्डू विवाद की जांच। वहीं जगन मोहन के तिरुमाला दौरे पर बीजेपी हमलावर। रियासी बस आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए पर जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापा। 9 जून को हुए हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में तेजी। आज जेपी नड्डा कठुआ में भरेंगे हुंकार तो राहुल गांधी की रामगढ़ और छम में होगी रैली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेता भी मैदान में डटे। अमित शाह आज हरियाणा के रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में करेंगे चुनाव प्रचार। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। मायावती की फरीदाबाद में होगी रैली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला, लेकिन आज नहीं होगी मतों की गिनती। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के रिक्त पद पर होगा चुनाव। उपराज्यपाल के निर्देश पर एमसीडी कमिश्नर ने देर रात जारी किया आदेश। चुनाव आयोग की टीम आज मुंबई में राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है टीम। विश्व पर्यटन दिवस है आज और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे दिल्ली में मुख्य समारोह का उद्घाटन। पर्यटन और शांति है इस साल की थीम। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को तिरुपति लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया है। विशाखा रेंज के डीआईजी गोपीनाथ, कडप्पा एसपी हर्षवर्धन के अलावा एसआईटी में डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत अन्य सहयोगी कर्मी भी होंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को तिरुपति प्रसादम, खासतौर पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की थी और एसआईटी प्रसादम तैयार करने के लिए पशु चर्बी वाले मिलावटी घी की खरीद और पिछली सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों की जांच करेगी। इस बीच टीटीडी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर लड्डू के प्रसादम में तंबाकू मिलने की अफवाहों का खंडन किया है। टीटीडी ने कहा है कि तिरुमाला में लड्डू श्री वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा सीसीटीवी निगरानी में अत्यंत भक्ति, समर्पण और नियमों की कड़ाई से पालन करते हुए तैयार किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को तिरुपति लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले में की जांच के लिए एसआईटी के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। और आपको बता दें कि विशाखा रेंज के डीआईजी गोपीनाथ, कडप्पा एसपी हर्षवर्धन के अलावा एसआईटी में डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत अन्य सहयोगी कर्मी भी होने वाले हैं। इसके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति प्रसादम, खासतौर पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की थी। जगदीश जुड़ चुके हैं संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। जगदीश, एसआईटी के गठन की घोषणा तो पहले ही कर दी जा चुकी थी, अब आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के अंदर जांच होने वाली है। जिस आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी की बात की जा रही है, पहले तो बताएं कौन है ये और एसआईटी की जिम्मेदारी जांच के लिहाज से किस दायरे तक होगी? देखिए, आज जो तिरुपति में 30 पुलिस एक्ट भी लगा चुके हैं और बहुत हाईली सिक्योरिटी जोन बन चुका है तिरुपति। जैसे सीट भी तिरुपति पहुंचेगी और ये जो लड्डू के बारे में हम देख रहे हैं जो चल रहा है, जो सब
इसके वजह इसका पूरा जो इंक्वायरी है वो सिट करेगी। और हम इसमें बात करेंगे तो लगभग तीन साल तिरुपति अर्बन डिस्ट्रिक्ट में काम किए हुए गोपीनाथ जेट्टी इसके ये टीम में वो भी रहने वाले हैं। वो डीएजी विशाखापट्टनम रेंज का डीएजी है। और हर्षवर्धन जो है वो भी तिरुपति एसपी इसके पहले थे। और इन लोगों का जो कॉन्टैक्ट्स है वो बहुत स्पेशल रहेगा और ये केस इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छी तरह से होने का संभावना है। और अगर हम देखेंगे तो जो विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू के बारे में जो अभी वार्ता फैली हुई है, इसके बारे में फुल्ली एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कर रहे हैं। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज किए हुए हैं उसके ऊपर वहां से लेके शुरू होगा। और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तिरुपति में मार्केटिंग, वहां का मुरली कृष्ण जो है मार्केटिंग जीएम, उन्होंने कंप्लेंट किया। और उसके बाद जो चेन्नई से जो तमिलनाडु दिंडीगल से जो टीटीडी को घी सप्लाई कर रहे हैं यार ट्रेडर्स, उनके ऊपर से उनका इंक्वायरी होगा। और ये सब लेकर के जो तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए जो आ रहे हैं उन लोगों को टीटीडी ने भी एक रिक्वेस्ट किया है कि ये जो मामला चल रहा है इसके ऊपर कोई किसी का करने का जरूरत नहीं है। और जो व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है उसके ऊपर ना चिंता लेने के लिए टीटीडी भी कह रहा है। तो जगदीश, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तिरुपति प्रसादम मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें 9 सदस्यीय टीम जो है वो जांच करने वाली है कि जो जब लड्डू है उसमें जिस तरीके की मिलावट का मामला सामने आया है उससे जुड़े जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि तिरुपति में लड्डू विवाद जारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान लड्डू में पशु वसा की मिलावट के आरोप के बाद जगन मोहन रेड्डी आज तिरुपति मंदिर का दौरा करेंगे। रेड्डी कल तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी को टीटीडी के नियमों के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही तिरुमाला में प्रवेश देने की मांग कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के तिरुमाला दौरे के मद्देनजर राज्य में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम अब कड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल मिलाने का आरोप लगाया था। वहीं भाजपा नेता माधवीलता भी आज तिरुमाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा। माधवीलता ने सवाल किया कि जब रेड्डी ने 18 बार अपवित्र घी को वापस किया तो उन्होंने 18 बार तिरुमाला मंदिर की चढ़ाई क्यों नहीं की। साथ ही सवाल ये भी किया गया कि उन्होंने मंदिर के लिए गौशाला क्यों नहीं बनाई जिससे प्रसाद के लिए शुद्ध घी मिल पाता। जगन मोहन रेड्डी द्वारा 28 सितंबर को क्षमा अनुष्ठान का ऐलान किया गया है। आना चाह रहे हैं, उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी, जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है तो अब 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए, जिसने अंडरटेकिंग का एंडोमेंट का रूल निकाल दिया आपका चाचा? आप तब चुप बैठे थे। आज उस अंडरटेकिंग पे साइन करने का मतलब क्या है? बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली एमसीटी में आज स्थायी समिति के रिक्त पद पर होने वाला है चुनाव। आज दोपहर 1 बजे इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं हम दिल्ली नगर निगम की। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। देर रात एमसीडी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक स्थायी समिति की 6ठी सीट का चुनाव कराने के लिए एडिशनल एमसीडी कमिश्नर जितेंद्र यादव को सदन की बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये सीट बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। एमसीडी कमिश्नर ने अपने आदेश में उपराज्यपाल के निर्देशों का हवाला दिया है और कहा है कि जनहित में और नगर निकाय को ये लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए चुनाव आज दोपहर 1 बजे कराए जाएं। उपराज्यपाल के निर्देशों में पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी शामिल है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपको याद होगा कि पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए हंगामे के बाद महापौर शैली ओबरॉय ने नगर निगम में स्थायी समिति का चुनाव टाल दिया था और सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। हालांकि उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप करते हुए देर रात स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अनुज जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक कितने बजे आज होने वाली है और जिस रिक्त पद का चुनाव आज होना है वो क्यों कराया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, क्यों रात को 1 बजे जो है यह आदेश जारी किया जाता है जिसमें आज ही 1 बजे चुनाव कराने की योजना पूरी बनाई जाती है। देखिए भावना, इस मामले को समझना होगा कि स्थायी समिति का चुनाव आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। कई मामलों को लेकर अगर हम स्थायी समिति की बात करें तो वो दिल्ली के मेयर से ज़्यादा ताकत जो है स्थायी समिति रखती है। ऐसे में पूरी दिल्ली के अंदर स्थायी समिति के अंदर 18 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 का चुनाव तो जोन वाइज होता है, लेकिन 6 सदस्यों का चुनाव सीधे पार्षद करते हैं और ये दिल्ली नगर निगम के सदन में होता है। 5 सदस्य पहले से ही वो निर्वाचित हो चुके हैं और क्योंकि कमलजीत सहरावत जो सांसद बनी हैं उनके छोड़ने के बाद ये पद रिक्त हुआ है और ऐसे में 18वें हम कह सकते हैं कि स्थायी समिति के सदस्य का ये चुनाव कल दोपहर होना था, 2 बजे होना था। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने हंगामा किया। वो चाहते थे कि सदन के अंदर मोबाइल को लेकर जाया जाए, जबकि कमिश्नर ने वहां पर चुनाव की गोपनीयता को बनाने, पारदर्शिता को बनाने के लिए मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर प्रतिबंध लगाया था ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। कल ये चुनाव संपन्न नहीं हो सका। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्देश देने पड़े कि इस चुनाव को जल्द से जल्द करा जाए। हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अंदर अभी कोई चेयरमैन नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से कोई चुनाव नहीं करवाया गया है, जबकि दिल्ली के बड़े प्रशासनिक और आर्थिक फैसले दिल्ली की स्थायी समिति करती है। ऐसे में जब 18 सदस्य पूरे स्थायी समिति में हो जाएंगे भावना, तो कुछ ही महीनों के बाद या अगले महीने में जो दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति का चेयरमैन है उसका चुनाव कराना भी जरूरी है ताकि दिल्ली की जनता से जुड़े फैसले लिए जा सके। ऐसे में सबसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो दिल्ली स्थायी समिति के सदस्य हैं उसमें आम आदमी पार्टी के पास 8 सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सदस्य हैं और चेयरमैन का चुनाव जीतने के लिए 10 सदस्य का होना जरूरी है। ऐसे में ये एक सीट दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि जो स्थायी समिति का चुनाव अब से सालों पहले होना चाहिए वो आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं कराया। और जब दिल्ली के राज्यपाल के निर्देश पे चुनाव होने जा रहा है तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसमें बार बार हस्तक्षेप क्यों डाल रही है, इसको आखिर वो क्यों संपन्न नहीं कराना चाहती, ये बड़े सवाल हैं। अनुज, साथ में बड़ी अजीब सी बात है कि गतिरोध इस बात का है कि आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। ये तो बहुत साफ सी स्पष्ट सी बात है कि चुनाव हो रहा है, गोपनीयता मेंटेन करनी है, साथ ही साथ वीडियोग्राफी तो हो ही रही है, तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव तो हो ही रहा है। इसमें मोबाइल ले जाने के गतिरोध की वजह से पूरा दिन कल व्यवधानों से भरा रहा।
देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जब भी कोई निगम का चुनाव होता है या किसी प्राधिकरण का चुनाव होता है तो उसकी सारी पावर पीठासीन अधिकारी के पास होती हैं। वो फैसला करते हैं कि निष्पक्ष और गोपनीय चुनाव कराने के लिए क्या फैसले लिए जाएं। ये फैसला लिया गया कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं अनुमति होगी ले जाने की, तो ऐसे में इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं वो बाध्य होते हैं। ऐसे में कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी पर उठता है। 1.5 साल के बाद स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव होगा कुछ समय के बाद। क्यों आखिर स्थायी समिति के चुनावों को आम आदमी पार्टी टालना चाहती है, जबकि इस बात को सब जानते हैं कि स्थायी समिति के पास ही प्रशासनिक फैसले और बड़े आर्थिक फैसले लेने की ताकत है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर पानी को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिली थी। ऐसे में इस स्थायी समिति का और चेयरमैन का चुनाव होना दिल्ली की जनता के जो अधिकार हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज दोपहर 1 बजे चुनाव कराने का फैसला किया है, जो आज 1 बजे संपन्न होगा संभवतः। देखने और वाली अनुज, बात होगी। अगर चुनाव की प्रक्रिया देखें तो 240 सदस्य पार्षद के रहने जरूरी है, साथ ही साथ जीत का सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कौन सा ऐसा जो उम्मीदवार है वो कितने वोट जीतेगा तो उसकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर अभी 249 पार्षद जो हैं निर्वाचित सदस्य हैं। ऐसे में आज का जो चुनाव होगा एक सदस्य का, उसके अंदर 125 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 124 सदस्य हैं और 121 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। दूसरी बात करें, एक निर्दलीय सदस्य है, कांग्रेस के पास 9 सदस्य हैं। अगर सबसे बड़ा बात यही है कि कांग्रेस क्या इस चुनाव में हिस्सा लेगी। सदस्य बहुत कम है, इसलिए उनका कोई उम्मीदवार भी नहीं है इस चुनाव के लिए। लेकिन अगर वो वॉकआउट कर जाते हैं, कांग्रेस इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेती, तो फिर 121 सदस्यों की जरूरत होगी चुनाव के जीतने के लिए। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है निश्चित तौर पर कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सदस्य की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। तो ऐसे में ये एक हम कह सकते हैं कि आने वाला जो चेयरमैन का चुनाव होगा, जिसके पास स्थायी समिति के जो चेयरमैन है, सारी जो आर्थिक बड़े फैसले लेने की पावर होगी, वो उन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि आज का चुनाव क्या पारदर्शी तरीके से आम आदमी पार्टी उसको संपन्न कराने के लिए अपना सहयोग देती है। अनुज, यहाँ बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि एक सदस्य का जिस तरीके से आज उम्मीदवारी है और जिसका जीतना इतना जरूरी है, वो तय करेगा कि 1.5 साल से जिस तरीके से लंबित है स्थायी समिति का गठन, वो इस एक सदस्य पे तय करेगा। इसी वजह से इतनी राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। देखिए, स्थायी समिति के जब तक पूरे सदस्य नहीं होंगे, चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा, और इसी वजह से शायद नहीं हो पा रहा था। आम आदमी पार्टी लगातार इसमें व्यवधान डाल रही थी। और अब जब एक सदस्य का चुनाव होगा, 12 वो सदस्य जो जोन वाइज चुने जाते हैं ऑलरेडी वो चुने गए हैं, और 6 सदस्य जो सदन के द्वारा चुने जाते हैं, पार्षद इसमें वोटिंग करते हैं। ऐसे में एक सदस्य का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में पार्षद इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि कुछ मसलों को लेकर हम जानते हैं कि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। 124 सदस्य उनके पास हैं, 125 की ज़रूरत है एक सदस्य के चुनाव के लिए। लेकिन कुछ बातों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में भी और पार्टी की लाइन से अलग हटकर जो बयान देने की बातें सामने आई हैं, ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को इस चुनाव के लिए एक मत और इकट्ठा रख पाएगी, या उनके अंदर भी व्यवधान देखने को मिलेगा, बंटवारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ क्योंकि आज एक उम्मीदवार के चुनाव होना है, इसके लिए क्या तैयारियां की जा चुकी हैं अनुज?
देखिए, दिल्ली नगर निगम के अंदर क्योंकि चुनाव तो भावना कल दोपहर में ही होना था, इसलिए पूरे प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां वहां की गई थी। वीडियोग्राफी वहां पर की जा रही है और जो एमसीडी का यूट्यूब चैनल है उस पर पूरा सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण उस पर होगा। वहां पर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी को भी तैनात किया गया है, पीठासीन अधिकारी हैं, पूरे सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर इसको पारदर्शिता से चुनाव को कराना है तो सभी राजनीतिक दलों को पारदर्शी तरीके से हिस्सा इसके अंदर लेना होगा, ताकि दिल्ली की जनता के जो विकास कार्य जो रुके पड़े हैं वो भविष्य में जल्द से जल्द पूरा हो सकें। इसलिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जी अनुज, इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि महापौर शैली ओबरॉय जो है वो लगातार इसको स्थगित करने की पूरी कवायद लेकर आगे बढ़ रही थी, उनका किस तरीके का तर्क था? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा जो जानकार हैं दिल्ली नगर निगम के, जो एक्सपर्ट हैं नगर निगम को कवर करते हैं, मैंने भी लंबे समय तक नगर निगम को कवर किया है, जब इसमें चेयरमैन का चुनाव होगा तो उसमें 10 सदस्य किसी भी पार्टी के पास होने चाहिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सदस्य हैं। एक सदस्य का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो चेयरमैन का चुनाव जीतने में उनको काफ़ी सफलता मिल सकेगी। आम आदमी पार्टी के पास 8 हैं, 2 सदस्यों की ज़रूरत होगी। क्या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे? ये सारी जो कवायद है और जो दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने जो कोशिश की है इस चुनाव को बार बार टालने की, वो इसीलिए की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक सदस्य जीतने के बाद अगर उनका चेयरमैन बनता है तो नगर निगम की ज़्यादा ताकत या हम कहें पावर वो भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी, इसके बावजूद कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। ठीक अनुज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है और बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। NIA जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापेमारी कर रही है। NIA की छापेमारी रियासी बस हमले से जुड़े मामले में हो रही है। आपको बता दें, 9 जून को रियासी में आतंकियों ने एक बस पर हमला किया था। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की जांच 15 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ली थी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां NIA की जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापेमारी हुई है। और ये जो छापेमारी हुई है वो रियासी में जब बस हमला हुआ था उसमें जब 9 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपी जा चुकी थी और हमले की जांच जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। और NIA जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर आज जो है से जुड़ी छापेमारी हुई है। बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं डूसू चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह की पाली के कॉलेजों में मतदान सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि अगली पाली में कॉलेजों में मतदान दोपहर 3 बजे से 7:30 बजे तक होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये चुनाव हो रहे हैं। ABVP और NSUI में मुख्य मुकाबला है। डूसू के दंगल में इस बार चारों पदों के लिए 21 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान संपन्न होने ही के लिए सभी मशीनों को सील कर दिया जाएगा और सभी कॉलेजों के मतदान केंद्र पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव की मतगणना पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूर्व शेड्यूल के अनुसार मतगणना 28 सितंबर को होनी थी। ऐसे में अब मतगणना को लेकर संशय बना हुआ है। चुनाव में 1 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डूसू से लगभग 50 कॉलेज जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है तीसरे और अंतिम चरण की। आज बीजेपी की ओर से फिर एक बार पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हुंकार भरेंगे। नड्डा की रैली कठुआ में होगी। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर में अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। 1 अक्टूबर को यहां 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम चरण का मतदान है। पिछले दौर में जो कमियां राजनीतिक दलों की ओर से रह गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए नए सिरे से नेताओं ने रणनीति बनाई है और प्रचार अभियान में डटे हुए हैं।
वहीं कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी 2 चुनावी रैलियों पर कांग्रेस के हक में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी सांबा जिले के रामगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू के छम में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे चरण की रणनीति की बारीक में बात की जाए तो उनके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी लगातार प्रचार अभियान में पूरे दम के साथ डटे हुए हैं। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में उनके पास अनुच्छेद 370 एक अहम मुद्दा बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के उधमपुर, विजयपुर और जम्मू उत्तर के निर्वाचन क्षेत्रों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीडीपी ने भी दमखम के साथ अपने नेताओं को प्रचार अभियान में उतारा है। खुद महबूबा मुफ्ती समेत उनकी बेटी इल्तिजा रोज कई जनसभाएं कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। यहां भी सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान आज गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह आज 3 रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह की पहली रैली रेवाड़ी में होगी और दूसरी रैली मुलाना में। वहीं दिन की अंतिम रैली में गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने एक दूसरे से नाराज चल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक मंच पर खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से शैलजा नाराज थी और कांग्रेस के लिए प्रचार भी नहीं कर रही थी। बहरहाल अब शैलजा पूरे राज्य में प्रचार करेंगी और आज हरियाणा में शैलजा का धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही हैं। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती आज फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। मायावती बीएसपी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगी। तो ये तो थी खबरें जनादेश से जुड़ी हुई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। वहीं जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है कि इसी आधार पर कार्रवाई हुई है। इसमें गुरुग्राम के कोबन रेजिडेंसी के 31 फ्लैट, सेक्टर 99A के हरसुरू गांव के 2.25 एकड़ जमीन शामिल है। यह संपत्तियां हरियाणा के विधायक रावदान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के नाम से जुड़ी हुई हैं। इन संपत्तियों का संबंध सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टी लिमिटेड और ILD ग्रुप से बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। स्टारमर ने कहा है कि परिषद को ज्यादा प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, जिससे यह कमजोर और जरूरतमंद देशों की आवाज को बेहतर तरीके से सुन सके। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस, चिली, अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने भी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के UNSC में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। बात कर लेते हैं अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। जी हां, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत
पहले स्थान पर है। इस समूह में ईरान दूसरे स्थान पर है, उसके बाद कजाकिस्तान का स्थान है। उज्बेकिस्तान इस क्षेत्र में अपना चौथा स्थान बरकरार रखे हुए है। वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी ये पहले स्थान पर है। लगातार 14वें साल नवाचार के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड उसके नाम है। WIPO के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के अनुसार चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस 10 वर्षों में रैंकिंग में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। केंद्र सरकार ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड की जानकारी उजागर करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई, जिसमें आधार अधिनियम 2016 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के उल्लंघन की बात कही गई थी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इन वेबसाइटों में सुरक्षा खामियों की पहचान कर वेबसाइट मालिकों को सुधार के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू किया है और इसके रूल ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रगति में है। श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते VGA में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इस उद्देश्य से श्रमिकों को बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने में सहायता करना है। इससे भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, निगरानी और रखवाली, झाड़ू लगाने, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी और इससे पहले अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र A, B और C के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस संशोधन के बाद क्षेत्र A में लगे अकुशल मजदूरों, जिसमें कि झाड़ू लगाने वाले, सफाई, लोडिंग एवं अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्यों में लगे श्रमिकों शामिल हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी दर 783 प्रतिदिन 20,358 रुपये प्रति माह होगी। वहीं अर्धकुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन 22,568 रुपये प्रति माह और कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले निगरानी गार्ड के लिए 954 रुपये प्रतिदिन यानी कि 24,804 रुपये प्रति माह और अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ निगरानी करने वालों के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन यानी कि 26,910 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अमेज़न ने रोजगार सृजन को लेकर समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि NCS पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। अमेज़न में की जाने वाली भर्तियों को अब NCS पोर्टल पर पोस्ट किया जाएगा। मॉडल करियर केंद्रों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के इच्छुक लोगों को सीधे अमेज़न की भर्ती टीमों से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है और अब अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत और ब्राजील बायो एनर्जी के साथ मिलकर काम करेंगे। तकनीक को साझा करने से किसानों और उद्योगों को लाभ मिलेगा। After the crash of the sugar prices in 2017 and 18, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, minimum selling price of MSP of the sugar was introduced in 2018 to protect the interest of the farmers and sugar industry. With the introduction of the MSP, the era of pending cane dues of the farmers has become a thing of past. For our government, farmers are always the top priority.
भारत 6G प्रौद्योगिकी के साथ दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाने की दहलीज पर है। सरकार ने नीति ढांचे, अनुसंधान निधि और परीक्षण और नवाचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत 6G गठबंधन के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। बैठक में भारत के घरेलू 6G इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भारत 6G गठबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की और अनुसंधान और सुविधाजनक बनाने, परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने और 6G क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सरकार के समर्थन को दोहराया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि भारत विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों और साझेदारियों को विकसित करके वैश्विक 6G परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत 6G क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभर सकता है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। न्यूज़ 10 को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसमें लगातार हो रही लेट लतीफी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। घर के बाबा मंदिर में सावन और भादों के महीने में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का काम जारी है। पहले चरण का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन दूसरे चरण का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। झारखंड के देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम 12-द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। बाबा धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा है, जो कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है। क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण की सुस्ती पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के उपायुक्त को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अवमानना नोटिस जारी करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव एवं देवघर के उपायुक्त को 16 अक्टूबर से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पवित्र सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की संख्या एक दिन में ही लाखों तक पहुंच जाती है। कांवरियों को 108 किलोमीटर पैदल चलने के बाद देवघर में 8 किलोमीटर का अतिरिक्त भ्रमण करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की इसी परेशानी को लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पहला चरण पूर्ण होने के बाद दूसरे स्टेज का काम कई महीनों से अधूरा पड़ा है। अनुष्ठान, मुंडन सब यहाँ पर होगा, जिससे कि यात्री को भी सुविधा होगा और लोकल आदमी को भी सुविधा होगा, और यहाँ होने पर लोकल आदमी का आय भी बढ़ेगा। और इसमें राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये राज्य सरकार के चलते अभी तक अटका हुआ है। इधर देवघर के पुरोहित और पंडा समाज के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार बाबा बैजनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के विस्तार के प्रति उदासीन है। उन्होंने कहा कि सुविधा के नाम पर श्रद्धालुओं को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। दूरी उनको कम होगी और बहुत ही सुखद अनुभव होगा, क्योंकि सारी व्यवस्था के साथ बनने वाला है वो। सुलभता के साथ साथ पंडा जी का भी सुलभता हो जाएगी। हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2023 में इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर का निर्माण समय से न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तंत्र को यह समझने की आवश्यकता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में सुविधाओं के विस्तार से झारखंड में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देवघर से मनीष दुबे और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।
और अब ये खास रिपोर्ट बिहार से आ रही है, जहां बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। यहां आप एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। इससे स्टाम्प की कालाबाजारी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बिहार में स्टैम्प पेपर की कालाबाजारी बीते दिनों की बात होने वाली है। सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अब स्टैम्प पेपर की बिक्री केवल एटीएम की जैसी मशीन से होगी, जिसे कोई भी व्यक्ति खुद से चला सकेगा और ई स्टैम्प पेपर प्राप्त कर सकता है। बिहार सरकार राज्य में फिजिकल स्टाम्प को हटाकर ई स्टाम्प प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल इस फ्रैंकिंग मशीन को राज्य मुख्यालय में टेस्टिंग के तौर पर लगाया जाएगा। बाद में इसे सभी निबंधन कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। एटीएम की तरह स्टाम्प वेंडिंग मशीन से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बता दें कि अभी स्टाम्प की बिक्री कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है। आम लोगों की सुविधा के लिए फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से 1000 रुपये की न्यायिक स्टाम्प की बिक्री हो रही है। हाईकोर्ट समेत 40 व्यवहार कोर्ट और निबंधन कार्यालयों में ई कोर्ट फीस की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन से होती है। इससे लोगों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इससे लोग को फायदा होगा जो अधिक पैसा लेता था, उसमें फायदा होगा। उसके बाद जो भीड़ भाड़ रहता था उसमें भी कटौती होगा और जो ब्लैक मार्केटिंग होता था उससे बचत होगा। निबंधन विभाग ई स्टाम्प की सहज उपलब्धता को लेकर नई पहल कर रहा है। अभी जिस तरह एटीएम से मनचाही राशि निकाली जा सकती है, उसी तरह भविष्य में जरूरत के अनुसार राशि का ई स्टाम्प भी निकाला जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ई स्टाम्प की किल्लत दूर हो जाएगी। इससे अब लोगों को लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। अगर एटीएम मशीन जैसे होती है कि एटीएम से कैश मिल जाता है तुरंत, उस टाइप से अगर सरकार कुछ करती है स्टाम्प पेपर के लिए तो बढ़िया होता। अभी बारिश में हम लोग भीग रहे हैं। मान लिए अगर स्टाम्प जगह जगह मिलने लगे एटीएम से या से, तो हम लोगों को व्यवस्था ठीक हो जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने स्टाम्प पेपर की बिक्री के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया है। फिजिकल स्टाम्प पेपर की छपाई मोटे कागज पर होती है। इसमें नकली स्टाम्प पेपर के भी कई मामले हाल के दिनों में सामने आए थे। अब नई व्यवस्था से इन सभी चीजों पर लगाम लगाने पर मदद मिलेगी। फ्रैंकिंग मशीन से ई स्टैम्प पेपर की बिक्री शुरू होने से लोगों को सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मनचाहा स्टैम्प पेपर अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा अभियान। इसी कड़ी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत लोगों को स्वच्छता और कचरे के निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम अल्मोड़ा की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम परिसर, मुख्य बाजार, मछली बाजार और आसपास के इलाकों में कचरे की साफ सफाई की गई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। अल्मोड़ा नगर निगम के निरीक्षक लक्ष्मण सिंह भंडारी ने बताया कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में स्वच्छता क्विज प्रतियोगिता कराई जा रही है। वहीं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए इस अभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है वह मनुष्य मात्र के लिए है, संपूर्ण देशवासियों के लिए। स्वच्छता ही सेवा। सच में यदि हम स्वच्छता रखते हैं, न केवल अपने आप को निरोग बनाने के लिए हम अपनी सेवा करते हैं, अपितु इससे पूरी समाज की, मानवता की हम सेवा करते हैं। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
इसके तहत जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखने के साथ साथ इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है। इजरायली रक्षा बलों ने बेरूत में एक हवाई हमले में संगठन के एरियल कमांड मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने की घोषणा की है। आईडीएफ ने कहा है कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया है।